एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है किसके लिए? तो 12th फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए, जो ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, सवाल देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ by a magnetic field, the field may be। यानी यहां पे समझना है कि देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में सेंड करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो वो प्रोजेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। यानी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को लाएंगे। फ्लेमिंग जी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर क्या करेंगे? म्यूचुअली होल्ड करेंगे और बारी बारी से जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ये जो है चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो जाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तीनों हम यूज करने वाले हैं किसके लिए? तो इस सवाल के लिए। किस लॉ से? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड थंब रूल से। देखिए, ये प्लेन है, बोर्ड को एक प्लेन मानिए और इस प्लेन पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। अब एक बात और देखिए, एक अप और डाउन लीजिए। बोर्ड के इनसाइड डाउन मानिए, बोर्ड के आउटसाइड अपवर्ड मानिए। ठीक, तीनों फिंगर को ऐसे म्यूचुअली होल्ड कीजिए। सबसे पहले क्या बोला? चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कीजिए किधर? टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी गई। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसको ले जाओगे? ये मोशन का डायरेक्शन बताएगा, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर को ले जाओ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या बोला? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्शन हुआ नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में क्यों डिफ्लेक्शन हुआ? इसका मतलब है कि नॉर्थ साइड में फोर्स लगा, तो ये जो थंब है वो नॉर्थ साइड में ऐसे ले जाए, लेके चले गए। तो जो 4 फिंगर है वो देखो परपेंडिकुलरली इनसाइड बताना, परपेंडिकुलरली इनसाइड। मिडिल फिंगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, मतलब सॉरी नॉर्थ साइड। ये थंब, तो 4 फिंगर अपने आप इनसाइड चला गया। यानी क्या हो जाएगा? बोर्ड के इनसाइड क्या माने थे? डाउनवर्ड माने, और बोर्ड के आउटसाइड अपवर्ड माने। तो यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। ओके, आगे बढ़े। ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द नेचर ऑफ पाथ इज। तो पाथ की नेचर क्या हो? तो सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है सम वेलोसिटी से अलोंग यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल लिए, इसी के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट। अब देखना है कि आप पाथ के नेचर को बदलेगा क्या? पाथ कैसा रखेगा? स्ट्रेट रखेगा, कर्व बनाएगा, हेलिकल बनाएगा, रैंडम बनाएगा, ये देख। तो देखिए, किसी भी बॉडी की जो पाथ होती है उसके फोर्स के नेचर पे होता है, फोर्स की नेचर डिसाइड करता है। यदि फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, यदि फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब भी जो है से स्ट्रेट लाइन होगा। यदि यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो उस केस में सर्कल बना लेगा। यदि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पे लगाएगा तो वो कर्व पाथ बना लेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा? इधर तो फोर्स की फॉर्मूला होती है QVB साइन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, यानी फोर्स क्या हो जाएगा? 0, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन लॉ के अनुसार क्या होगा?
जब फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखेगा, मेंटेन किए हुए रखेगा। तो उसी पाथ पे चलता जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अब देखिए आगे, ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द नेचर ऑफ पाथ इज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया, तो यहां पे F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, यानी साइन कितना होगा 180 डिग्री, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट है ना, अगेंस्ट यानी 180 डिग्री पे, तो फोर्स का फार्मूला होता है क्यू भी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री साइन 180 डिग्री जीरो होगा, यानी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो हो, ठीक है, F इज इक्वल टू जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो पाथ कैसा होगा? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको पाथ को बदलने वाला ही कोई नहीं है, यानी वो पाथ की जो नेचर होगी वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यहां पे दे रखा है ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द नेचर ऑफ पाथ इज। देखिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कीजिएगा तो फोर्स भी 90 डिग्री पर लगेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ, तो सर्कल बना लेगा, यानी वो सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो सर्कुलर पाथ बनाएगा तो कौन सा? ये होगा। और उस सर्कल की जो रेडियस होती है वो एम भी बाई क्यू बी होता है। सर्कल का रेडियस कितना होता है? एम भी बाई क्यू बी होता है। अब देखिए, ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द नेचर ऑफ पाथ इज, यानी 30 डिग्री के एंगल पे यदि चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस केस में क्या हो, कैसा पाथ बनेगा 30 डिग्री पर? क्या स्ट्रेट, क्या कर्व, क्या जो है से हेलिकल, क्या जो है से रैंडम, कैसा होगा? तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है भी, चार्ज पार्टिकल इसकी वेलोसिटी भी इधर दी, ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो इधर होगा क्या चीज? भी कॉस थीटा। इधर क्या होगा? तो भी साइन थीटा। तो भी कॉस थीटा है फील्ड के डायरेक्शन, तो फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या परपेंडिकुलर जो होगा वो सर्कुलर करेगा, तो करवाएगा। तो एक ही साथ दो, स्ट्रेट भी और सर्कुलर भी, तो कैसा पाथ बनाएगा? हेलिकल पाथ। कैसा बनाएगा? हेलिकल पाथ बना लेगा। यहां पे सॉल्व हो गया, हेलिकल हो गया। अब आगे बढ़, Which of the following particle will experience maximum magnetic force magnitude में when projected with the same velocity perpendicular to magnetic, यानी यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, गामा है, कौन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है ना फील करेगा मैग्नीट्यूड में, ये बताना है। इन सभी को सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी कैसा है यहां पर प्रोजेक्ट किया गया सेम वेलोसिटी से, तो कौन सबसे ज्यादा यानी कौन मैक्सिमम फोर्स फील करेगा किसमें? मैग्नीट्यूड में। तो अब यहां पे बात रही F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सेंड करेंगे तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होगी। क्या होगी? क्यू भी बी साइन थीटा होगी। तो क्यू भी बी साइन थीटा जब होगा
तो साइन 90 डिग्री। तो यहां से ऐसे देखिए, ये तो सबके लिए बराबर है, वेलोसिटी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेंड किया जा रहा है, 90 डिग्री पर सेंड किया जाता है, सबके लिए सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ वाइज क्यू, जिसका चार्ज ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसका फोर्स कम, उस पर फोर्स कम लगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस ई, दोनों का अमाउंट सेम है, यानी दोनों पर मैग्नीट्यूड में क्या होगा, फोर्स सेम होगा, दोनों पर सेम फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। अल्फा, अल्फा होता है हीलियम न्यूक्लियस, तो इसकी चार्ज होती है 2e, है ना। और गामा, गामा का चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल है, तो इस पर तो फोर्स ही नहीं लगेगा, इस पर फोर्स 0 होगा। तो सबसे चार्ज ज्यादा किसका है, अल्फा का, यानी अल्फा पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसके साथ जाएंगे, सी के साथ, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, which of the following particle will describe the smallest circle when projected with the same velocity, फिर same velocity, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, तो परपेंडिकुलरली थ्रो किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम वेलोसिटी है, तो दोनों तो गया काम से, सबके लिए सेम होगा, तो r वैरीज क्या होगा, m बाई क्यू होगा। तो m बाई क्यू जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट सर्कल चाहिए, यानी जिसका रेडियस छोटा होगा वो स्मॉल सर्कल होगा, और जिसका m बाई क्यू स्मॉल होगा उसका रेडियस स्मॉल होगा, यही ना, ठीक। अच्छा, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है, ठीक है, तो दोनों का चार्ज तो सेम है, तो ई क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज, इसका होगा मास ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज। ये तो पक्का हो गया कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इसका रेडियस तो बड़ा होगा, ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, किससे, प्रोटॉन से। अब अल्फा के पास आइए, तो अल्फा की जो मास होती है वो 4 mp होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर, और चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर, 2, तो ये तो हो गया रेडियस, अल्फा का रेडियस प्रोटॉन से भी ज्यादा है, और प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास और कम गया। अब देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो सर्कल बनाएगा ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, तो सबसे छोटा सर्कल कौन बनाने वाला, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास बाई चार्ज इन सभी से छोटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आंसर। अब देखो, which of the following particle will have minimum frequency, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विथ द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो आर की वैल्यू क्या आया था, क्या बोले हैं, एम वी बाई क्यू बी, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये हो गया टाइम पीरियड, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, बी और 2 पाई सबके लिए कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी वैरीज क्यू बाई एम, जिसका क्यू बाई एम क्या होगा, ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, मिनिमम। तो इलेक्ट्रॉन का लीजिए, चार्ज बाई मास, देखिए ये होगा ई बाई एम पी, ई होगा ई बाई 2 एम पी हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज 2 ई और मास 4 एम पी, तो 2 2 का 4 कटेगा, 2 बचेगा। अब बताइए जिसका क्यू बाई एम क्या होगा,
सबसे कम होगा, तो इसका मास कम है तो ई बाई एम का वैल्यू ज्यादा होगा, मास ज्यादा है उसके रेस्पेक्ट में तो इसका ई बाई एम का वैल्यू छोटा हो गया, है ना, छोटा हो गया। इसका और छोटा हो गया, है ना, ई बाई टू एम पी हो गया तो इसका और छोटा हो गया ये, तो क्यू बाई एम अल्फा का सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी भी अल्फा का सबसे कम होगा, यानी कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन होगा। देखिए, ए स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विथ, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि एक स्टेशनरी मैग्नेट है, ठीक है, किसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता। यदि आप आयरन रड को लाइएगा तो आयरन रड को तो अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि मैग्नेटिक बॉडी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मूविंग चार्ज को लाइएगा तो मूविंग चार्ज भी क्या है ना, अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो भी इंटरेक्ट हो जाएगा। देखो, मूविंग मैग्नेट लाइएगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड वाला है, वो भी इंटरेक्ट हो जाएगा। यदि स्टेशनरी चार्ज लाइएगा तो स्टेशनरी चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करता है। यदि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेट है तो बगल में तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पे रेस्ट वाले चार्ज को रखोगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करेगा, मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यानी ये जो है स्टेशनरी चार्ज पर कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब ना तो अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा, नो इंटरेक्ट। कौन? तो स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ वेलोसिटी v in uniform transverse magnetic field B on circular path of radius r, then E by m for it is, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यही ना, उसकी रेडियस r है तो फाइंड करनी है E बाई एम। E बाई एम क्या होगा ये फाइंड करना है। R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एम भी बाई क्यू, ठीक है, तो R इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू, क्यू का वैल्यू E होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही। अब देखो, यहां से B इधर ले लाओ, इधर लाइएगा तो ये आ जाएगा B और ये हो जाएगा R, हो गया। अब भी मल्टीपल में है तो भी डिवीजन में जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो गया, अब भी मल्टीपल में तो डिवीजन में चल गया और ये हो गया एम बाई, अब पलट दो, ई बाई एम इज इक्वल टू भी बाई पी आर, ई बाई एम इज इक्वल टू भी बाई बी आर, ठीक है। तो ई बाई एम इज इक्वल टू भी बाई बी आर, कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ई बाई एम की वैल्यू भी बाई बी आर, मैटर सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ये चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सेंड करो, कोई एंगल पर भेजो, 0 डिग्री पर भेजोगे तो नो फोर्स, याद रहे, नो फोर्स, 180 पर भी नो फोर्स, तो स्पीड या वेलोसिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट और अदर एंगल पर भेजते हो तो फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन वेलोसिटी के ना तो डायरेक्शन में अप्लाई होगी ना तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो मोशन के यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होती है तो उस केस में यहां पर देखा जाए तो वो जो है स्पीड मेंटेन करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करेगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से नहीं मतलब है,
स्पीड से मतलब है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मतलब, इसका मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए, व्हेन ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड देन इट, यदि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, अपने मैग्नेटिज्म नेचर को, मैग्नेटिक नेचर को क्या लॉस कर देता है, लूज कर देता है। डज नॉट इफेक्ट द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्या उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइदर ए और सी, ए और सी हो सकता है, कोई भी ए और सी में नहीं, यहां पर होगा आंसर बी। ठीक है, यदि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अपना उसका जो मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो रिड्यूस होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम किसका होता है, किसके लिए है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑल ऑफ दिस किसके साथ जाएंगे। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो फेरोमैग्नेटिक की होती है। किसकी होती है, तो फेरोमैग्नेटिक की होती है ना। उसके बाद किसकी होती है, पैरामैग्नेटिक की होती है, और सबसे कम किसका होता है, तो डाईमैग्नेटिक का होता है। ठीक, नेक्स्ट, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, क्या एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्या बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज हो, रिटार्डेड चार्ज हो, वाइब्रेट करने वाला चार्ज हो, ओसिलेट करने वाला चार्ज हो, ये सब जितने चार्ज होते हैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, और साथ में रेडिएशन एनर्जी यानी एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी जब रेडिएट करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी क्या क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट, एबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू, मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट होता है, क्या पैरामैग्नेटिक में, क्या डाईमैग्नेटिक में, क्या फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में ही, क्या नॉन मैग्नेटिक में होता है। तो देखिए, किसी मतलब कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको क्यूरी टेम्परेचर तक हीट कर देंगे तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर एक स्पेशल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, देन द टॉर्क विल, देखिए ये कॉइल है, इसी के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसका फेस या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें 90 डिग्री पर होगा प्लेन के साथ, इसका फेस एरिया का डायरेक्शन प्लेन के पैरेलल है, इसी प्लेन में है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। किसी भी लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे जो टॉर्क लगता है वो एम बी साइन थीटा होता है। एम बी, एम क्या है, एम इसका डाइपोल मोमेंट है, क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट जब है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, एम इज इक्वल टू आई ये होता है।
एक टर्न के लिए, वन टर्न के लिए यदि n टर्न रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई ए होगा। क्या होगा? एन आई। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा। टॉर्क क्या हो गया? एम बी साइन थीटा हो गया। तो देखिए यहां पर थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री जब रहेगा साइन 90 क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टॉर्क लगाएगा थीटा 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है तो मैक्सिमम हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, तो अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m इज इक्वल टू आई होता है। आई का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कौन किसके साथ जाओगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर के साथ जाओगे। ठीक है, एक और यूनिट याद रखेंगे इसका, जूल पर टेस्ला होता है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेगा, तो इसकी दो तरह की यूनिट आप याद रखेंगे, एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है और एक होता है जूल पर टेस्ला। तो ऑप्शन चूज करनी है कि कौन सा होगा, वो देख लेना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल वार मैग्नेट इन एंड पोजीशन टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एंड पोजीशन को बोलते हैं ऑन द एक्सिस और ब्रॉड साइड को बोलते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। देखिए किसके लिए? एक स्मॉल बार मैग्नेट के, तो एक स्मॉल बार मैग्नेट हो गया ये, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ए वाला जो लाइन जाएगा ये एक्सियल होगा, जिसको इंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। जहां पर आर डिस्टेंस लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी बी एक्सिस होगी, जिसको इंड ऑन पोजीशन बोलेंगे, जो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, 2m बाई आर क्यू। अब देखो ये होगा यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको ब्रॉड साइड बोले। इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर भी इधर है, लेकिन इंड ऑन पोजीशन सॉरी ब्रॉड साइड पर जाओगे, इक्वेटोरियल पे जाओगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम बाई आर क्यू आई। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो बी एक्सिस है पहले, इंड ऑन पोजीशन है, तो बी एक्सिस ले लो पहले और बाई इक्वेटोरियल ले लो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू बाई बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। देखिए ये और ये कट जाएगा, m बाई आर क्यू कट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 2 रेस आ गया। रेशियो दोनों का कितना आया 2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, when a magnetic needle placed in a uniform magnetic field, the needle may experience a force, torque, force and torque। ठीक है, यहां पर नो फोर्स एंड नो टॉर्क। देखिए यदि किसी मैग्नेटिक निडल को रखोगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो है से टॉर्क भी लग सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। यानी क्या होगा? फोर्स एंड टॉर्क में भी फोर्स एंड टॉर्क हो गया। अब देखिए, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r carries a current I, the ratio of magnetic fields at points which are located r by 2 and 2r distance away from the axis of the
वायर, एक्सिस ऑफ द वायर, यहां पे ये दे दिया गया। ठीक है, तो अब यहां पे डिस्कस कीजिए कि एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, देखो ये वाला रहा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ये एक्सिस है, जिसका रेडियस कितना है, तो यहां पे आर है। करंट कितना पास हो रहा है इससे, आई पास हो रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स व्हिच आर लोकेटेड एट r/2 जैसी बोला, इसका मतलब हुआ कि अंदर की बात कर रहा है, यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल r इज इक्वल टू r/2, तो ये हो गया बी इनसाइड म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये होगा r/r²। ठीक है, दे दिया गया ऐसा, ये हो गया। तो यहां से क्या लिखो, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये हो गया 2 पाई r, तो r/2, ये होगा यहां पे r²। तो इस r से इस r को कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, और ये हो गया 1/2r। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या बोला, 2r, तो अबर है एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे आ जाएगा अबर डिस्टेंस। ठीक है, तो 2r एक्सटर्नल पॉइंट पे होता है। ठीक है, बी एक्सटर्नल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। तो यहां से बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई 2r होगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेशियो निकालना है मुझे, तो ऐसा करो, इधर देखिए, ये तो था बी इन, है ना, म्यू नॉट इतना था। तो रेशियो पहले कौन है, इन वाला, फिर कौन है, एक्सटर्नल यानी आउट है, तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई यहां पे 2 पाई इंटू 2r बाई एक्सटर्नल वाला ले लो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2r। तो सब एक जैसा है, पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, यानी 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो गया। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, यानी इसमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक कोबाल्ट, निकेल, आयरन, ये सब होता है, तो कोबाल्ट है, तो फेरोमैग्नेटिक कौन हो गया, यहां पे कोबाल्ट। नेक्स्ट, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर, देखो 3 तरह की जो सब्सटेंस होती है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यदि किसी मैग्नेट के पास रखोगे तो जो डाईमैग्नेटिक होती है वो स्मॉल फॉर्म में रिपेल होता है। ठीक, जो पैरामैग्नेटिक होता है वो स्मॉल फॉर्म में अट्रैक्ट होता है। जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो फास्टली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मैग्नेट की कंडीशन है, मैग्नेट रहेगा तो क्या बोले, डाईमैग्नेटिक स्लोली रिपेल होगा, पैरामैग्नेटिक स्लोली अट्रैक्ट होगा, फेरोमैग्नेटिक फास्टली रिपेल होगा, रिपल्सन होगा उसका। तो यहां है क्या, डाईमैग्नेटिक, तो क्या होगा, स्मॉल फॉर्म में रिपेल होगा। देखिए, फेमली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, अट्रैक्ट तो होगा नहीं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, अट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, ये भूल जाइए। रिपेल होगा, लेकिन रिपेल होगा लेकिन स्लोली, यानी फीबली और स्ट्रांगली नहीं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं,
तो आज के सेशन में यहीं तक आपका सवाल रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन सवालों को देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, जो कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं या नहीं तो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। यदि इन सवालों को कर लीजिएगा तो इनसे रिलेटेड और सवाल बनने की संभावना ज्यादा